सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहां से चुनाव लड़ेंगे? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मठ से जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ बाबा गोरखनाथ के अनुयायी हैं। तो इस पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है कि आखिर योगी यदि लड़ेंगे तो गोरखपुर से लड़ेंगे, क्योंकि बाबा को तो गोरखपुर से, उनकी पहचान तो गोरखपुर से है। लेकिन चर्चा गोरखपुर के लिए हुई नहीं रही है। विमर्श छिड़ गया है कि योगी यदि चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? मथुरा और अयोध्या, इन दोनों जगहों के संतों ने बयान जारी करके उन्हें निमंत्रण भेजा है कि योगी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए या अयोध्या से लड़ना चाहिए। ये दोनों जगह के संतों की डिमांड है। लेकिन एकाएक ये चीजें हुई क्यों? दरअसल आज ये हवा उड़ी कि योगी आदित्यनाथ चुनाव में उतरेंगे, तो किसी ने योगी से सीधे पूछ लिया, क्या बाबा चुनाव में उतरेंगे? योगी ने कहा, पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम विधानसभा से इस बार सदस्य बनेंगे। तो फिर यदि चुनाव लड़ेंगे तो सामान्य सी बात है कि गोरखपुर से सांसद हैं सालों से, तो विधानसभा गोरखपुर के किसी विधानसभा से जाएंगे। लेकिन अमित शाह इस मामले को इतना हल्के में नहीं लेने वाले। अमित शाह जानते हैं कि योगी के चुनाव लड़ने से ही पूरा सेंट्रलाइज हो जाएगा सब कुछ, और चुनाव को अमित शाह एक सामान्य चुनाव नहीं मानते। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि अमित शाह चुनाव को में रोमांच पैदा कर देते हैं। कहा जाता है कि बिहार और यूपी में इलेक्शन का रोमांच अलग होता है, लेकिन अमित शाह गुजरात से आते हैं और गुजराती अहमदाबादियों के लिए कहा जाता है सिर्फ ये बिजनेस करना जानते हैं, व्यापार करना जानते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ चुनाव के सहारे उत्तर प्रदेश में अब चुनावी रोमांच पैदा कर देना चाहते हैं अमित शाह। और देखिएगा, जो ही अमित योगी चुनाव में उतरेंगे पूरा चुनाव सेंट्रलाइज हो जाएगा योगी के लिए। तो योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे और इसके क्या मायने हैं? ये इतना बड़ा इश्यू क्यों है भाई? यदि चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार है तो चुनाव लड़ेंगे ही, कहां से लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, इसके क्या मायने हैं? आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने एक विश्लेषण किया था। शरद पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी ही ऐसा कर सकते हैं। अहमदाबादी नरेंद्र मोदी, गुजरात के नाम पर पूरी राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी, राजनीति के गुजरातीकरण की बात करने वाले नरेंद्र मोदी, गुजरात मॉडल की बात करने वाले नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे हुए तो उन्होंने वाराणसी को चुना। शरद पवार ने कहा कि मैंने 5 दशक से ज्यादा समय तक राजनीति की, 7 लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब योगी को जाना जाता है अब तक गोरखपुर से उनकी पहचान है। तो अब सवाल यह है कि मेरठ गोरखपुर छोड़ करके क्या पश्चिमी यूपी में मथुरा से चुनाव लड़ेंगे? मथुरा से उनके चुनाव लड़ने की बात को लेकर के जब ये बातें आई सामने तो तपस्वी छावनी वाले महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि इन्हें मथुरा से ही चुनाव लड़ना चाहिए। साधु संत चाहता है कि योगी यदि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे तो राम मंदिर तो बन ही रहा है, सबको पता है। कृष्ण मंदिर की बात भी उठेगी योगी के आने से। और दूसरा दांव पार्टी को यह लगता है कि मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और किसान आंदोलन की साजिश में जाटों को जो बीजेपी से काटने की कोशिश की गई है, मुस्लिम जाट समीकरण का जो दांव चला गया है, यदि मथुरा से वो चुनाव लड़ते हैं और रोमांच यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करते हैं तो योगी के पीछे जाट आ जाएंगे और योगी को हराना कोई नहीं चाहेगा। लेकिन मथुरा जाट बहुल इलाका है, किसानों का मुद्दा यहां पे है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, मेरठ में थे, तो यह भी देखा कि किस तरह से किसानों के इलाके में, मेरठ को माना जाता है कि कृषि बेल्ट है, किसानों का एरिया है, जाट बहुल क्षेत्र वो भी है, लेकिन पूरा रोमांच देखा गया जनता में। अब योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वाने साथ योगी को इतना बड़ा क्यों करना चाह रहे हैं? आप देखेंगे जिन चिरकुटों ने, जिन खलियर खैरातियों ने उठाया कि योगी के कद को छोटा करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी और कंपटीशन कर रहे हैं और डर रहे हैं, उन खैरातियों का खेल ही कर दिया
कि लगातार मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ के कद को बड़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने टीम लीडर को आप जितना बड़ा करेंगे पार्टी उतनी बड़ी हो जाएगी। योगी के कर्म को एकदम से खींचकर उसका पूरी प्रचार करके जितनी तारीफ मोदी योगी की करते हैं, योगी अपनी तारीफ भी उतनी नहीं कर पाते हैं आमतौर पे। और इसीलिए जब ये चर्चा हो रही है तो हो रहा है कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से योगी चुनाव लड़ेंगे तो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठेगा, राम जन्मभूमि तो बन ही गया। लेकिन यदि मेरा आकलन हो तो मुझे लगता है कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। इसका एक बड़ा कारण यह है कि प्रायोरिटी अभी राम का मुद्दा है और इस चुनाव को बीजेपी राम के माध्यम से लड़ना चाहेगी। क्यों, इसे समझिए। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद को सीट को छोड़ करके क्यों चुना उस जगह को जो माना जाता है कि वो भोलेनाथ की भूमि है। वो भोलेनाथ हैं, वो महादेव हैं, देवों के देव हैं और भारत की पहचान है वाराणसी से। माना जाता है कि वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहर है, नगर है। वाराणसी के बारे में कहा जाता है कि वाराणसी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पे है, तो सबसे अलग है। भारत का प्रधानमंत्री यदि वाराणसी से चुनाव लड़ता है तो इसके बड़े मायने हैं, सामान्य मामला नहीं है। वाराणसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस पूरे सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए शहरों को, नगरों को साइड किया गया था, प्रधानमंत्री ने यूं ही नहीं बनारस को चुना है। अब देखिए कि बनारस का कॉरिडोर, ये तमाम चीजें होते हुए वाराणसी का इंटरनेशनल पहचान हो गई है। वाराणसी जो कहा जाता है इंटरनेशनल पहचान की जरूरत नहीं, जिसको हम मानते हैं कि वो भोले की नगरी है और जो महादेव की नगरी है, उससे महान तो कोई नगर हो ही नहीं सकता। लेकिन सालों तक जिस तरह से इग्नोर किया गया, बनारस की गलियों को यदि आपने देखा होगा आज से 2-3 साल पहले, तो आपको लगा होगा कि वाराणसी ये महादेव की नगरी कैसे हो सकती है। उसकी पूरी तरह से कायाकल्प हो गया। अब अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का न सिर्फ धार्मिक आधार पे, न सिर्फ सात्विक आधार पे, बल्कि महादेव की नगरी काशी दुनिया के पर्यटन का एक मुख्य केंद्र हो गया। मोदी अब अयोध्या को उससे कमतर नहीं रखना चाहते और मोदी शाह की जोड़ी ये चाहेगी कि योगी अयोध्या से लड़े, और जो ही वो अयोध्या से लड़ेंगे अयोध्या सेंट्रलाइज हो जाएगा। गोरखपुर में जो गुंडागर्दी थी, योगी ने उसका खात्मा पूरी तरह से कर दिया। अब अयोध्या से जब वो लड़ेंगे तो अयोध्या का जो कायाकल्प है, अयोध्या जो अंतरराष्ट्रीय नगरी बनने जा रही है, अयोध्या के माध्यम से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति होनी है। इसीलिए इस चुनाव में योगी का उतरना ही अपने आप में मायने है और मथुरा और अयोध्या के बीच ये रोमांच पैदा उस दिन ये चलेगा कि मथुरा से या अयोध्या से। और इसके मायने इसीलिए हैं कि योगी इस जगह अयोध्या को चुन करके पूरी राजनीतिक समर को पूरी तरह से बदल देंगे और फिर ये गेम वन साइडेड होगा। और ये बहुत जरूरी है वन साइडेड, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति ने इस देश का बहुत अहित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक राजनीति हुई। उत्तर प्रदेश इस देश के विभाजन का सबसे बड़ा गुनाहगार राज्य रहा है। उत्तर प्रदेश में ही मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी ताकत रही। वहां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी विभाजन का कोड बनकर साबित हुआ और उसी उत्तर प्रदेश ने भारत की विभाजन की लकीर खींची, लेकिन उत्तर प्रदेश को क्षति कुछ नहीं हुई। विभाजन की पीड़ा सबसे ज्यादा पंजाब और बंगाल ने झेला, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इसके पीड़ा को बहुत नहीं झेला। यहां के जो बड़े प्रभावशाली लोग थे वो अपना बहुत कुछ बेच बाच के चले गए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यदि संपत्ति का लोभ हुआ, उन्होंने मुस्लिम लीग को ताकत तो दी, उन्होंने पाकिस्तान बनवा तो दिया, लेकिन कोढ़ की तरह, एक बीमारी की तरह हिंदुस्तान में बने रह गए। एक बड़ा वर्ग जिनके वंशजों ने खुल करके मुस्लिम लीग को फंडिंग किया, मुस्लिम लीग को जीत दिलाई, उत्तर प्रदेश इसकी पहचान रहा। उसी उत्तर प्रदेश में विभाजन के बाद राम मंदिर का मुद्दा, उसी उत्तर प्रदेश में आजादी के तुरंत बाद पंडित नेहरू ने कहा कि जो राम की मूर्ति अंदर चली गई है, प्रभु राम की मूर्ति, उसे बाहर निकालो, ये डीएम को आदेश दिलवाया गया। और दक्षिण भारत के एक उस समय के जिला अधिकारी ने अपने मुख्यमंत्री के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, तब जाकर के अयोध्या। आज यदि इतिहास में पंडित नेहरू की उस
गलती को, उस पाप को यदि डीएम ने कर दिया होता तो आज आपके पास राम मंदिर नहीं होता। एक एक चीजों के मायने होते हैं। यदि उस दिन बाबरी विध्वंस नरसिम्हा राव ने नहीं करवाया होता तो आज सुप्रीम कोर्ट के लिए जजमेंट देना बहुत मुश्किल था। दरअसल उत्तर प्रदेश में इतना जहरीले राजनीति की गई, इतनी घटिया राजनीति की गई, जिस देश का विभाजन ही मजहब के आधार पर हुआ, जिन्ना के टू नेशन थ्योरी के आधार पर हुआ, उस देश में तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुई। हमने इसकी पीछे व्याख्या की है कि किस तरह से गोविंद बल्लभ पंत को नेहरू ने निर्देश दिया था कि जो रातों रात ये रामलला प्रकट हुए ऐसी बात कही गई है, और उस सेंट्रल जो 3 मंदिर थे जिसे मस्जिद कहा जाने लगा, एक ऊपरी सेप दे करके वहां जो रामलला विराजमान थे उसे हटाने का नेहरू ने निर्देश दिया था गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ने अपने बॉस के आदेश का पालन करते हुए डीएम को निर्देश दिया। डीएम ने कहा ये काम मुझसे नहीं होगा, इतना बड़ा दंगा इस देश में हो जाएगा कि बर्बाद हो जाएंगे। और उस समय की स्थिति यह थी कि दिलीप कुमार, यूसुफ खान दिलीप कुमार बन रहे थे। उस समय की स्थिति यह थी कि लोग यहां पर, चूंकि वो गुनाहगार थे भारत के, और या जो बहुत बड़े पैमाने में जो यहां रह गए थे, उन सब लोगों ने अपने नाम बदल लिए थे, अपनी पहचान बदल ली थी। इसीलिए यदि नेहरू ये गलती करते तो उसी समय बर्बाद हो जाते, क्योंकि आक्रोश वो झेल नहीं पाते जनता का। नेहरू को समझा दिया गया कि सुसाइडल स्टेप हो जाएगा। नेहरू ने ये गलती नहीं की, ये गलती पूरा वो थोपना चाहते थे गोविंद बल्लभ पंत से। क्यों मैं इतिहास दोहरा रहा हूं? इसीलिए क्योंकि इग्नोर इस कदर अयोध्या को किया गया, और इसीलिए अयोध्या से ही अब देश की राजनीति होनी है। और मुझे ऐसा पूरा लगता है कि रोमांच होगा, दोनों तरफ मांग होगी कि मथुरा से लड़ें, अयोध्या से लड़ें, काशी के कुछ हिस्से विधानसभा से लड़ें, या फिर गोरखपुर से ही लड़ें, और इसी से योगी के कद की लकीर खींची जाएगी बड़ी। और दूसरी तरफ चिरकुटों की टोली, खलियर खैरातियों की टोली जो लगातार कह रही है कि अब 39% बढ़ गया है, जो 28% से लेकर के 39% तक अखिलेश को ले गए, जिसकी औकात अब ऐसी भी नहीं रह गई कि अपना विधानसभा भी बचा पाए। सोनिया गांधी आज सहने में असहज लग रहा है, लेकिन कौन कह सकता था कि अमेठी से राहुल गांधी हार जाएंगे, रायबरेली से सोनिया गांधी का सुपरा साफ होगा, एक भी विधायक नहीं बचा वहां पे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के चुनाव की बात को इतना बड़ा किया जा रहा है। अखिलेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते। समाजवादियों को आप देखेंगे जब वो सत्ता में रहते हैं, चाहे वो समाजवादी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जरा समझिए, मायावती जब विधानसभा चुनाव, जब सरकार नहीं होती है तो लोकसभा में होती है। अब तो खैर ना लोकसभा के लायक रह गई ना राज्यसभा के लायक रह गई, तो कहीं की लायक नहीं है। लेकिन वैसे ही सपाई जब सत्ता में होंगे तो चीफ मिनिस्टर विधान परिषद से घुस करके आ जाएगा, जब हार जाएंगे चुनाव तो विधानसभा छोड़ करके भागेंगे, लोकसभा संसद चले जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ राज करने के लिए राजा की तरह आना चाहते हैं। इसी परंपरा को अब बदलना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक सांसद के रूप में आए थे और उन्हें दिल्ली से लाया गया था। अब शाह इस परंपरा को बदलना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव को एकदम रोमांचक बना देना चाहते हैं। जो लोग अमित शाह के उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनने पर ये कहते थे कि ये गुजराती क्या समझ पाएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति, बिहार और यूपी की राजनीति कुछ अलग होती है, उस अमित शाह ने यूपी वालों को सिखाया कि राजनीति कैसे की जाती है, और पूरे उत्तर प्रदेश में सुपरा साफ कर दिया। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, विद्यार्थी परिषद से आए हुए, आरएसएस से आए हुए लोग कहते थे कि अमित शाह बहुत से बहुत 30-32 सीट दिला पाएंगे यूपी में, और ऐसा हुआ कि अमित शाह ने सुपरा साफ करवा दिया। और पूरा 2014 के उत्तर प्रदेश के चुनाव का क्रेडिट नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को थमा दिया, अमित शाह को थमा दिया। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में जो सीट मिली वही बीजेपी के केंद्र में प्रचंड बहुमत का कारण बन गया। तब समझेंगे कि क्यों यह सगुफा शुरुआत में छोड़ा गया है। दरअसल लिटमस पत्र की तरह डाला गया है कि योगी चुनाव लड़ेंगे, और इससे पूरे उत्तर प्रदेश में उनका डिमांड बढ़ जाएगा। यहां से नहीं, मथुरा से नहीं, मथुरा से लड़े, काशी वाले कहेंगे काशी से लड़े, प्रधानमंत्री जहां से हैं वहीं विधानसभा भी चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए, गोरखपुर से, क्योंकि उनकी पारंपरिक सीट है, गोरखपुर की एक पहचान है, गोरखपुर से लड़े। कोई कहेगा प्रयागराज से लड़ा जाए, उनका चुनाव लड़ना जरूरी है, वाराणसी के बदले प्रयागराज से लड़े। और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव रोमांच को बढ़ाएगा और योगी की लकीर को खींचता चला जाएगा, और अल्टीमेटली फिर तय होगा, जिसकी संभावना है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। और फिर सोचिए अयोध्या का मुद्दा चुनावी, यूपी के चुनावी समर में क्या होगा।
और उसके बाद इन चिरकुटों का क्या होगा जो नए तरीके से बताते हैं योग। अखिलेश 28% थे, 48% योगी थे, अब धीरे धीरे योगी 34% हो गए हैं और अखिलेश 48% हो गए हैं। तब आपको इसके मायने बेहतर समझ आएंगे।